नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं राहुल देव आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रथमा क्लासेस का पहला जो वीडियो पढ़ा था संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1, उसमें हमने 1600 के भारत के चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट से लेकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक का अध्ययन किया और सारी चीज़ों को बताया गया, समराइज किया गया। आते हैं, पहले उसको समराइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे का एक्ट देखते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि पहले पार्ट में ये बताया गया था कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1726 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला चार्टर्ड एक्ट आया। उसके बाद से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में जो है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक बड़ी प्रेसिडेंसी बनाई गई, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई गई और वहाँ पर एक गवर्नर जनरल की क्या की गई, नियुक्ति की गई, जिनका नाम रहा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कंपनी में को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता कर दी गई और सबसे अंतिम काम ये हुआ कि कंपनी का 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार भारत में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर्ड एक्ट के पहले भी दो एक्ट आते हैं। 1781 का, जिसको बोला गया रीसेटलमेंट एक्ट, और 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1781 के रीसेटलमेंट एक्ट के तहत जो है कि कंपनी के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असफल रहा। और 1785 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को हम लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन ने दो भागों में क्या कर दिया, महारानी ने दो भागों में बांट दिया। एक पहला पार्ट बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा पार्ट बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 1785 तक ये स्थिति रही। 1785 तक हमारा पार्ट 1 चला। अब हमारा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 चलेगा, जिसमें मैं आपको 1793 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में बताऊंगा, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में बताऊंगा, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में बताऊंगा, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में और 1858 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मैं एक बार फिर से बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं, किसी भी पेपर में होंगे ये क्वेश्चन यहाँ लगातार बनेगा। इसलिए जब भी स्टडी कीजिए, केयरफुली स्टडी कीजिए और इसको पढ़िए। छोटा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके परीक्षा और एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आइए देखते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। 1793 का चार्टर्ड एक्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1793 का चार्टर्ड एक्ट क्या था। तो 1793 के चार्टर्ड एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन नियंत्रक मंडल थे, इनके सदस्यों को वेतन देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई। वेतन देने की व्यवस्था कहाँ से की गई, भारतीय राजस्व से की गई। इससे पहले इनको जो वेतन आता था वो ब्रिटेन से वेतन आता था। ब्रिटेन से वेतन आता था तब यहाँ पर आके इनको क्या मिलता था, वेतन मिलता था। लेकिन 1793 के चार्टर्ड एक्ट में ये व्यवस्था क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई और ये कहा गया कि जो वेतन है वो जो होगा ब्रिटेन से ना आके भारत के राजस्व से, जितना ब्रिटेन भारत में राजस्व कलेक्ट करेगी उसी में से जो होगा कंपनी के नियंत्रक मंडल को और अन्य अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो कंपनी के नियंत्रक मंडल थे वो दोहरा लाभ उठा रहे थे, दोहरा दो वेतन ले रहे थे। एक ब्रिटेन से वेतन आ ही रहा था और दूसरा जो भारत से जो रेवेन्यू वसूल रहे थे उससे भी वो वेतन क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। इस प्रकार से वो भ्रष्टाचार या भ्रष्ट होते चले जा रहे थे। इसी पर रोक लगाने के लिए महारानी ने जो है कि यानी ब्रिटेन ने जो क्या किया कि भारतीय राजस्व से वेतन कलेक्ट करने के लिए आर्डर दिया और अधिकार दे दिया। ठीक है, इसके बाद से 1793 के दूसरे चार्टर्ड एक्ट के तहत जब कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1793 में 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो रहा था, उसको 1793 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो 20 वर्षों के लिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, व्यापारिक एकाधिकार का ये मतलब था कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती थी तो उस समय उसके प्रतिस्पर्धी कोई कंपनी नहीं थी और ब्रिटेन ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में क्या करे, व्यापार करे, कोई अन्य कंपनी भारत में व्यापार न करे। तो जो भी व्यापार का एकाधिकार होता था वो व्यापारिक एकाधिकार के क्षेत्र में आता था। मतलब कोई एक व्यक्ति ही या कोई एक ही संस्था वो भारत में क्या करती थी, व्यापार करती थी। इसको क्या कहा गया, व्यापारिक एकाधिकार कहा गया। ठीक है,
इसको समझ लीजिएगा। व्यापारिक एकाधिकार मतलब किसी एक ही संस्था या किसी एक ही व्यक्ति का किसी भी मार्केट पर क्या हो, खुद का अधिकार हो, उसी को व्यापारिक क्या कहते हैं, एकाधिकार करते हैं। 1853 के चार्टर 1753 के चार्टर एक्ट में एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो 1753 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन देने की व्यवस्था कहाँ से की गई, भारतीय राजस्व से देखी गई। देखिए इसमें प्रश्न भी बनता है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि बताइए किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन जो है कि भारतीय राजस्व से देने की प्रक्रिया शुरू की गई या देने को कहा गया। तो उसका आंसर क्या होगा, 1793 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट आता है वो 1813 का है। आइए देखते हैं 1813 के चार्टर्ड एक्ट को। ठीक है, चलिए 1813 का चार्टर्ड एक्ट ये भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट था। ठीक है, इसमें बहुत से परिवर्तन हुए और बहुत से इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुए जो पेपर में लगातार पूछते रहते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर्ड एक्ट होता है। यहाँ पर IMP भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, 1713 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या किया गया, तो सबसे पहला काम यह किया गया कि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था वो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था कि यह भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट था। यह भारत का प्रथम चार्टर एक्ट था। क्या था, ये भारत का प्रथम चार्टर्ड एक्ट। पूछा जाता है कि भारत का प्रथम चार्टर्ड एक्ट किस वर्ष आया, तो 1813 में आया। 1813 में भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट आया। तो इसको क्या बोल दिया गया कि ये भारत का क्या था, प्रथम चार्टर्ड एक्ट था। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है, तो भारत में जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में का व्यापारिक एकाधिकार भारत में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। केवल दो ही चीजों पर व्यापारिक एकाधिकार यानी व्यापारिक स्वामित्व जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। पहला था चाय और दूसरा था चीन। ठीक है, तो कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त किया गया केवल चाय व चीन को छोड़कर। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और केवल किस पर व्यापारिक एकाधिकार इनका बना रहा, तो केवल चाय और चीन पर। ठीक है ना, लोग समझते हैं यहाँ चीनी होगा, लेकिन चीनी नहीं होगा, यहाँ पर चाय चीन बोला गया है। चीन क्या है, देश है, कंट्री है, क्योंकि एक नए उपनिवेशिक राष्ट्र उस समय चीन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था, उस पर व्यापारिक अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन पर क्या कर दिया गया, व्यापार करने के लिए भेज दिया गया। भारत में केवल व्यापारिक एकाधिकार किस पर बना रहा, तो केवल चाय पर ही बना रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो बना रहा वो किस पर बना रहा, तो केवल चाय पर ही। ठीक है ना, तो ये देखिए दूसरा पॉइंट फिर से समझ लीजिएगा, व्यापारिक एकाधिकार किस पर बना रहा, तो केवल चाय और चीन पर ही बना रहा। इस प्रकार से 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा से लेके था। तो तीसरे में ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या करने के लिए, खर्च करने की जो है कि अनुबंध किया, खर्च करने का प्रावधान किया।
यानी कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अंग्रेजी माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने आई थी, उनको भारतीय शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों करना चाहते थे? तो देखिए, इसका 2 महत्वपूर्ण कारण था। सबसे पहला कारण था चूंकि अंग्रेज थे, उनको लैंग्वेज अंग्रेजी आती थी, उन्हें भारत में क्या करना था, पूरे समग्र भारत में उनको व्यापार करना था। और जब समग्र भारत में उनको व्यापार करनी होती थी तो उनको लैंग्वेज में केवल अंग्रेजी आती थी। वो बहुत सीख सकते थे तो 1 और 2 लैंग्वेज और सीख सकते थे, लेकिन भारत में क्या था, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जो था एरिया में क्या होता था कि जगह जगह पर बोली भाषाएं अलग थी। साउथ दक्षिण में चले जाइए तो तमिल, तेलुगु, मलयालम बोली जाती थी। उत्तर भारत में आ जाएं तो आपको हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, तो इस प्रकार की भाषाएं, अन्य प्रकार की बोली भाषाएं थी जिसे अंग्रेज सीख नहीं पाते थे। ठीक है। और व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, मतलब आप किसी की बातों को समझेंगे और अपनी बातों को समझा पाएंगे, तभी आप सही प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अंग्रेजी सोचा कि अब क्या किया जाए कि हम अपनी भाषा, हम उनकी भाषा तो सीख नहीं सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि क्यों नहीं हम अंग्रेजी भाषा सिखा देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा भारतीयों को सिखा देते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का क्या किया, प्रस्ताव रखा। और वो भी किस क्षेत्र में, तो व्यापारिक वर्गों को, केवल व्यापारिक वर्गों को, इसलिए क्योंकि व्यापारिक वर्गों से ही उनका काम था, व्यापारिक और उच्च वर्गों से ही उनका काम था, इसलिए वो अंग्रेजी में शिक्षा देने का प्रयास करें। दूसरा, अगर वो अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू करते थे और जो उच्च वर्ग और व्यापारिक वर्ग जो होता था, अगर वो अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर लेता था और उससे अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाता था, तो उनमें देशभक्ति की भावना क्या हो जाती थी, कमी आ जाती थी। देशभक्ति की भावना में कमी इसलिए आ जाती थी क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज हमारे क्या है, संबंधी हैं, अंग्रेज हमसे अच्छे से घुल मिल रहे हैं और हमें इतने प्रकार से इज्जत दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने देश से, देशभक्ति की जो भावना थी उसमें क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से एक ही प्रस्ताव से भारत के वर्गों को, यानी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को भी कम जो करने का कोशिश किया और देशभक्ति की भावना को भी कम करने का कोशिश किया। तो देखिए इसमें क्या किया गया, 1 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया। किस माध्यम से, तो अंग्रेजी माध्यम से। किस माध्यम से, तो अंग्रेजी माध्यम से। ठीक है ना। कितने लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। तो वो कौन सा चार्टर्ड एक्ट था, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसके बाद से चौथी महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो चौथी महत्वपूर्ण घटना थी भारत में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश। ईसाई मशीनरी, ठीक है ना, ईसाई मशीनरी। ईसाई मशीनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक थे, धर्म गुरु थे, उनको प्रवेश मिला, भारत में आने की अनुमति दी गई। और भारत में आने का मतलब क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में ईसाई धर्म का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना। प्रचार प्रसार करना क्यों, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करना चाहती थी, क्योंकि जानते थे उस समय तक 1813 तक हिंदू मुस्लिम एकता प्रखर रूप से थी और भारत में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। तो जब भारत में देशभक्ति की भावना थी तो इनको लगा कि भारत को अगर हम धर्म के आधार पर बांट देते हैं, ठीक है, तब हम जाके जो है कि अपना व्यापारिक तुष्टिकरण यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तब उन्होंने ईसाई मशीनरियों को भेजा, ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजा और कहा कि आप अपने धर्म का क्या कीजिए,
प्रचार प्रसार कीजिए। अब ईसाई धर्म के व्यक्ति जो पादरी होते थे या अन्य लोग जो होते थे वो प्रचार प्रसार किस माध्यम से करते थे, तो वो क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक जो है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चीज़ों में वो कमियां बताना शुरू करते थे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार, अपने धर्म की विशेषता बताते थे। साथ ही साथ वो प्रलोभन भी देते थे। वो कहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या अंग्रेज की तरफ से काफ़ी रियायत दी जाएगी। इस प्रकार से 1813 में ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ। मैं बता दूं दोस्तों, 1813 एक ऐसा महत्वपूर्ण समय था जब से भारत में अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में हे की भावना काफी प्रखर रूप से क्या हो गई, बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि इसी समय अंग्रेजों ने भारत की कम्युनिटी को बांटने का प्रयास किया। ठीक है, इसी के कारण आपको मैं बता दूं कि 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। ये कोई 1 साल 2 साल या 5 साल का युद्ध नहीं था। इसकी परिणति जो थी वो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज जो था भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद से लास्ट क्या, चौथा क्या काम होता है, ऊपर लिखते हैं इसको। चौथा महत्वपूर्ण काम क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र 20 वर्षों के लिए भारत में और बढ़ा दिया गया, भारत में और बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ व्यापारिक एकाधिकार नहीं लिखा गया, व्यापार क्षेत्र को बढ़ाया गया। व्यापार क्षेत्र का मतलब है कि व्यापारिक एकाधिकार क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। केवल भारत में चाय पर व्यापारिक एकाधिकार रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और चीन देश पर उसका व्यापारिक एकाधिकार हो गया था। इसलिए यहाँ पर लिखा गया व्यापारिक क्षेत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, तो वह एक्ट कौन सा होगा, 1813 का। लेकिन 1813 में अभी भी देखेंगे तो चाय पर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहा, बना रहा। ठीक है, अब पूर्ण रूप से खत्म कब होगा, तो पूर्ण रूप से 1833 में जो होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो इसमें क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले यह भारत का क्या था, प्रथम चार्टर्ड एक्ट था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, केवल चाय और चीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तीसरा, भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी माध्यम से 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। चौथा, ईसाई मशीनरियों का भारत में क्या हुआ, प्रवेश हुआ। लास्ट पॉइंट क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार के व्यापारिक क्षेत्र जो है कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए कुछ करना नहीं है, जब 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है तो सीधे सीधे 18 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1833। तो यही हमारा नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट है। आइए इसको देखते हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट को। ठीक है, आइए देखते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है, यह भारत का क्या है, दूसरा चार्टर्ड एक्ट है। यहाँ पर लिख लीजिए, यह भारत का दूसरा चार्टर्ड एक्ट था, दूसरा चार्टर्ड एक्ट था। ठीक है ना, क्या था, यह भारत का दूसरा चार्टर्ड एक्ट था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर्ड एक्ट होता है क्योंकि इसी एक्ट से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पहला यही पूछा जाता है कि अच्छा भारत का दूसरा चार्टर्ड एक्ट कौन था, तो भारत का दूसरा चार्टर्ड एक्ट कौन था, 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो था वो भारत का दूसरा चार्टर्ड एक्ट था। ठीक है, इस चार्टर्ड एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, तो इस चार्टर्ड एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का था कि उन्होंने सत्ता को एक बार फिर से सेंट्रलाइज कर दिया। सत्ता को एक बार फिर से क्या किया गया, केंद्रीकृत किया गया। पहला केंद्रीकरण कब किया गया था, 1773 की
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और दूसरी बार सत्ता का केंद्रीकरण कब किया गया? 1833 में। पहली बार जो था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि 1833 तक चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरे भारत में व्यापार करना शुरू कर दी थी, और जब पूरे भारत में व्यापार करना शुरू कर दी थी तो बंगाल के गवर्नर से थाने के बीच 34 किलोमीटर के क्षेत्र में चलाया गया। ये कब हुआ? 1853 में। ठीक है। और इसी के एक साल बाद 1854 में कलकत्ता में 1854 में कलकत्ता में, ठीक है ना, एक क्या की गई? डाक विभाग की स्थापना की गई। डाक विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई? डाक विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1854 में कलकत्ता में एक डाक विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट काम क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? भारत में और बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक एकाधिकार नहीं, व्यापारिक क्षेत्र 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है। कंपनी का व्यापारिक जो क्षेत्र था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चूंकि 1853 के महज 4 साल बाद 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। संग्राम लड़ा गया, जिसकी वजह से 1858 में महारानी ने अपना क्या लाया? अपना एक चार्टर जारी किया। महारानी ने अपना एक सामग्री पत्र जारी किया, जिसके तहत 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये घटना 1858 के चार्टर एक्ट के तहत होती है। तो आइए देखते हैं 1858 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। ठीक है। ठीक है। 1858 का महारानी का आज्ञा पत्र या महारानी का चार्टर कहते हैं इस एक्ट को। ठीक है। यह इस एक्ट के यानी इस अधिनियम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस एक्ट के समय या इस अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम डर्बी थे। विलियम डर्बी थे। ठीक है ना। इन्हीं के शासनकाल में यानी इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व के काल में जो था यह एक्ट आया। ठीक है ना। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? तो इस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन के ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में क्या कर लिया? स्वयं ले लिया। तो यहाँ पर लिखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया तथा भारतीय शासन पर अधिकार ब्रिटेन का हो गया। भारतीय शासन पर अधिकार किसका हुआ? ब्रिटेन का हुआ। ठीक है ना। तो क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय शासन को छीन के ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले क्या था? इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन और भारत के बीच मध्यस्थता की स्थिति में थी, मध्यस्थता करती थी, लेकिन मध्यस्थता को बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। महारानी का एक आज्ञा पत्र आया था। वो आज्ञा पत्र आया था आपका 2 अगस्त 1858 में। इसी आज्ञा पत्र यानी इसी चार्टर एक्ट के तहत ये कार्य कर दिया गया। ठीक है। जब यह महत्वपूर्ण कार्य हुआ तो उसके बाद से क्या कर दिया गया? जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का क्या बना दिया गया? वायस राय बना दिया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था और भारत में जो है कि ब्रिटेन ने क्या कर दिया था? भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया? समाप्त करके जो है कि भारत का वायसराय बना दिया गया। चूँकि 1858 का जो चार्टर एक्ट था वो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था।
ठीक है ना। 1858 का चार्टर्ड एक्ट कब किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया। तो लॉर्ड कैनिंग क्या हुए? भारत के प्रथम वायसराय हुए। ठीक है ना। भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। चूंकि इन्हीं के शासनकाल में किया गया तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये सत्ता को सेंट्रलाइज किया गया, सत्ता को बदला गया, तो इसको किया गया। ठीक है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि महारानी का आज्ञा पत्र किस समय आया? तो महारानी का आज्ञा पत्र 2 अगस्त 1858 को अधिनियम पारित हुआ। तो उस समय कौन थी महारानी? तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है ना। इन्हीं के समय लॉर्ड कैनिंग ने इन्हीं को जो है कि भारत का अति बहुमूल्य कोहिनूर हीरा क्या किया था? उपहार स्वरूप दिया गया था। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये भी पूछा जाता है कि महारानी के आज्ञा पत्र को किसने सुनाया था? किसने पढ़कर सुनाया था? तो महारानी के आज्ञा पत्र को पढ़ के सुनाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और वो भी कहाँ पे सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ठीक है। कहाँ पे सुनाया गया था? इलाहाबाद में। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। यह अधिनियम कब आया था? 2 अगस्त 1858 में आया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम डर्बी उस समय क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इसके तहत अंतिम जो प्रावधान होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मूर्त रूप दिया जाता है भारत में। ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मूर्त रूप दिया जाता है। जाता है मतलब कि ये सामान्य रूप से क्या करती है? काम करती है और कोई अब इसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ तक का चार्टर्ड एक्ट आज के इस क्लास में। ठीक है। थोड़ा पॉज कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से समराइज कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू।